Good morning, class 11. Welcome to e-learning class. Let us continue our discussion on elasticity. We were discussing elasticity, and today we shall continue this discussion based on elasticity. Strain last time हमने डिस्कस किया था. Longitudinal strain is equal to change in length by original length. ओके आज हम स्ट्रेस डिस्कस करेंगे और हुक्स लॉ को डिस्कस करेंगे. आज हम स्ट्रेस. ठीक है. स्ट्रेस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. ठीक. एक देखिए, ये एक रॉड है जो कि यहां से सस्पेंडेड है और इसको एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई किया गया नॉर्मल. ये सरफेस है, सरफेस से 90 डिग्री करके इसको डाउनवर्ड खींचा गया है. तो जो फोर्स 90 डिग्री सरफेस से, ये सरफेस है, सरफेस से 90 डिग्री होके अप्लाइड है, उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं. When a perpendicular force is applied, if the force is perpendicular to the surface on which the force is applied, उसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस. क्योंकि सरफेस से नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, इसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस. क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस दो तरह के हो सकते हैं. एक है तो ये 90 डिग्री सरफेस से अप्लाई किया गया, जिसके चलते इसका लेंथ बढ़ गया. तो इफ ए नॉर्मल स्ट्रेस विच कॉजेस इंक्रीज इन द लेंथ. ठीक है. देखिए, स्ट्रेस मतलब बाय मैथमेटिकल स्ट्रेस मतलब F by A, फोर्स बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो इसको नॉर्मल स्ट्रेस हम कब कहते हैं? when the applied force is perpendicular to the surface area. Then the stress is called normal stress. Then the stress is called normal stress. When the applied force is perpendicular to the surface area, then the stress is called normal stress. नॉर्मल स्ट्रेस में जहां इंक्रीज बढ़ा, यहां पे लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ा, यहां पे डेल्टा एल लेंथ स्ट्रेस अप्लाई किए तो इसका लेंथ इंक्रीज हो गया. इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस. ठीक है. when the normal stress applied increases the length of the body, then it is called normal stress. Then it is called normal stress.
ठीक है, इसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ओके, लिख लीजिए, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, इसको अगर इंक्रीज कर गया तो इसको टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। इस नॉर्मल स्ट्रेस को क्या कहेंगे? टेंसाइल, TNSILE, TNSILE, टेंसाइल स्ट्रेस। मिटा दिया जाए, यू नोट डाउन दिस, देन आई विल रैप इट। ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेस एक हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस which increases the length of the rod or length of the body। ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। देखिए, अगर हम स्ट्रेस ऐसे अप्लाई किए, ये रिजिड सपोर्ट के ऊपर एक रॉड को रखा गया है और ऊपर से एक नॉर्मल फोर्स हम अप्लाई किए, ड्यू टू विच देयर इज ए कंप्रेशन। ये कंप्रेस कर गया, क्या कर गया? हम दबाए उसको, डाउनवर्ड दबाए कोई चीज को, तो उसका लेंथ डिक्रीज कर गया। कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। नंबर 2, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नंबर 2 क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। When the stress applied compress or decrease the length of the rod or object, ठीक है, then it is called compressive stress। Then it is called compressive stress, इसको compressive stress कहते हैं, ठीक है। और एक है नॉर्मल स्ट्रेस का, ये 2 क्लासिफिकेशन हुआ। नॉर्मल स्ट्रेस इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। और एक कैटेगरी का है स्ट्रेस शियरिंग स्ट्रेस। क्या है? शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेन लिखा, अब ये शियरिंग स्ट्रेस। क्या है ये? शियरिंग स्ट्रेस। ये क्या है शियरिंग स्ट्रेस? देखे, ठीक, ठीक है। इसका नाम, दूसरा नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहा जाता है। टेंजेंशियल स्ट्रेस भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ये कोई एक ब्लॉक है
तो ये सरफेस है, सरफेस से ये टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया गया। When the force applied is tangential, इसका नीचे का सरफेस फिक्स है और ऊपर के सरफेस से टेंजेंशियली ए फोर्स इज टेंजेंशियली अप्लाइड। ऐसे अप्लाई करेंगे तो इसको नॉर्मल कहेंगे, सरफेस से नॉर्मल है, ऐसे नहीं अप्लाई हुआ है, वो सरफेस के डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे डिस्प्लेस कर गया। There is a strain due to the stress। तो इस तरह का टेंजेंशियल फोर्स अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, ठीक है, द टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड ऑन ए सरफेस, देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड shearing stress। देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड अ shearing stress। लिखिए, when a tangential force when a tangential force applied on a surface which causes a strain in the body which causes a shearing strain। in fact shearing stress apply किया तो shearing strain हुआ, which causes a strain in the body, the stress is called shearing stress। तो स्ट्रेस क्या हुआ? स्ट्रेस इज बेसिकली, तो यहां पे शियरिंग स्ट्रेस हो, जो भी स्ट्रेस हो, बेसिकली ये फोर्स बाय एरिया है। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होगा? ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होगा बोलिए? स्ट्रेस का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, एरिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर है, तो N/m²। ठीक है, अब पूछिएगा कि स्ट्रेन का क्या ऐसा यूनिट है? द ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन। आप स्ट्रेन याद कीजिए, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ भी उसका ऐसा यूनिट मीटर है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसका भी यूनिट मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल है। ठीक है, सो द ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन नहीं होता है, ये स्ट्रेन हैज नो यूनिट, ऐसे लिखना है। द फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट नहीं है, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। स्ट्रेन हैज नो यूनिट, क्योंकि सेम है, इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज, देयरफॉर द यूनिट्स कैंसल एंड इट हैज नो यूनिट, देयरफॉर नो डायमेंशन, एंड देयरफॉर नो डायमेंशन। अभी हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ। अभी हम क्या पढ़ेंगे? हुक्स लॉ। स्ट्रेस हमने पढ़ लिया, स्ट्रेन हमने पढ़ लिया, ठीक है। हुक्स लॉ ये इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ इन इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ इन इलास्टिसिटी। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। Within elastic limits, the stress is directly proportional to the strain.
within elastic limit the stress is directly proportional to the strain. मतलब stress is directly proportional to strain. स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं ऐसे सिग्मा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली मतलब हम जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे ज्यादा से ज्यादा लेंथ चेंज करेगा तो चेंज इन लेंथ भी बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ा। सो द फोर्स अप्लाइड बढ़ा कोई भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, एक बॉडी ऐसे सस्पेंडेड है, ऐसे फोर्स अप्लाई किया गया तो जैसे जैसे ये फोर्स को हम बढ़ाएंगे, मान लेते हैं यहां पे हमने सॉलिड वेट्स लगाया हुआ है तो ये वेट्स को बढ़ाएंगे तो ये इसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, फोर्स बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा लेंथ इंक्रीज करेगा इसका, तो ज्यादा से ज्यादा लेंथ इंक्रीज करेगा तो ज्यादा स्ट्रेन बना, चेंज इन लेंथ बनेगा। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाइड होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन भी आपको मिलेगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, जब तक ये ब्रेक नहीं कर जाता। ठीक है, उसका फ्रैक्चर पॉइंट नहीं आना चाहिए, उसका उतना तक इलास्टिक लिमिट तक वो इलास्टिसिटी उसमें होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा वेट भी होता है जहां पर ये फ्रैक्चर कर जाएगा तो उससे ज्यादा और स्ट्रेस अप्लाई नहीं करना है, लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई नहीं करना है विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक रबर का ही छोटा सा एक रॉड सिलेंडर है, उसमें मान लेते हैं 5 kg अप्लाई करेंगे तो वो टॉलरेट करेगा, लेकिन 100 kg उसको सस्पेंड कर देंगे तो टूट जाएगा, वो इलास्टिक लिमिट नहीं हुआ। हाँ, वो स्टील का रॉड होगा तो आप 100 kg उसमें सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो इसको कहते हैं एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसको हम कैपिटल E डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, E इज कॉल्ड, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रेशियो है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है ये। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाए तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया E। ठीक है, तो E हो गया तो सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन E। ठीक है, तो E इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो सिग्मा बाई E। ठीक है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कल हम पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।